एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इस वक्त जो है वो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना। इस ठंड में हमारे अन्नदाता खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 40 दिनों से डटे हुए हैं और इसे लेकर के विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने में लगातार लगी हुई हैं। आरोप लग रहा है कि अपनी जिद की वजह से सरकार ने किसानों को ठंड में छोड़ रखा है, लेकिन आरोप लगाने वाले खुद क्या कर रहे हैं, आज हम आपको बस यही दिखाने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं। राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार अपने यहां किसानों के साथ क्या कर रही है, जानते हैं आप? आखिर क्यों राजस्थान में किसान ठंड से मर रहा है? किसानों पर सरकारी सितम की यह कहानी देखिए और जोरदार घंटी बजाइए उन नेताओं की जो किसानों से हमदर्दी का दिखावा करते हैं। सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं सिकुड़ ठिठुर कर, जो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को शेष नहीं। राहुल जी, ऐसा नहीं है, देखने को तो बहुत कुछ है, अगर आप देखना चाहें तो। आपको दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों की चिंता है, ये अच्छी बात है। आपने उनके लिए शानदार ट्वीट किया, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन कहीं पर सरकारी क्रूरता दिखे और कहीं ना दिखे, ये ठीक नहीं। इसलिए हम चाहते हैं आपकी नजर दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर सरकारी क्रूरता झेल रहे इन किसानों पर भी पड़े। रात की 10 बजे लाइट देते हैं और इस कड़ाके की सर्दी में बेचारे मजबूर होकर ये खेत में खड़ा रहता है। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी खेती है तो करना तो पड़ता है। इससे बड़ा क्या अन्याय है, किसान बेचारा भीग रहा है, कट रहा है। ठंड लग रही है ना, क्या करें? ठंड लग रही है, मजबूरी है तो कैसे बच्चे को पालने कैसे करें? दिन का किसी को दे देते हैं, रात को किसी देते हैं। भ्रष्टाचार का अंबार बना हुआ है यहाँ। मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं, किसानों की ना सुने। रात के 10 बज रहे हैं, तापमान 4 से 5 डिग्री। इस सर्द रात में हाथ में टॉर्च लेकर चल रहे ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं? जवाब है, ये किसान हैं और इस ठिठुरती ठंड में अपने खेत जा रहे हैं। वक्त तकरीबन आधी रात का है और आप देख सकते हैं चारों तरफ घना अंधेरा और इसके बीच ये जबरदस्त ठंड और कोहरे की चादर, यानी कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल जिसमें आम आदमी शायद अपने घर से निकलना ही न चाहे, लेकिन किसान अन्नदाता मजबूर है क्योंकि उसे अपनी फसल उगानी है, उसे अपनी फसल को पानी पिलाना है। मैं इस वक्त हूँ राजस्थान के बारां जिले के एक गांव में। ये गांव वो गांव है जहां कुछ साल पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी मिट्टी की तगारी उठाने आए थे। यानी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस गांव में आए थे किसानों के मसीहा बनकर, और ये बताने के लिए कि किस तरह से बारां जिले का किशनगंज इलाका पिछड़ा हुआ है और यहाँ की सरकारें उनका ध्यान नहीं रखती। लेकिन अब वक्त बदला, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और किसानों के मसीहा बने राहुल गांधी ये भूल गए कि किसानों को भी ठंड लगती है, और शायद ये बात वो आगे अपने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक बता ही नहीं पाए। इसी का नतीजा है कि किसानों को इस सर्द रात में कोहरे की चादर के बीच कंबल लपेटकर अपने खेतों तक आना पड़ता है। तो दिल्ली में ठंड से ठिठुरते किसानों की चिंता करने वाले कांग्रेस नेताओं के लिए राजस्थान की इस कहानी को देखना जरूरी है। राहुल गांधी से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक लगातार दिल्ली में आंदोलन करने वाले किसानों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। सवाल है कि ठंड तो राजस्थान में भी है और दिल्ली से कहीं ज्यादा, फिर अशोक गहलोत की सरकार ठंड से मरते किसानों पर चुप क्यों है?
बारां जिले के सरकावदा गांव में रहने वाले द्वारकालाल रोज रात इसी तरह कंबल ओढ़कर अपने खेत में पहुंचते हैं, क्योंकि अगर वो रात के वक्त खेत नहीं गए तो उनकी फसल को पानी नहीं मिलेगा। मेरे साथ ये आप देख सकते हैं एक बिजली का बोर्ड है। ये दरअसल वो कनेक्शन है जिसमें बिजली सिर्फ रात के वक्त ही आती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये तय कर रखा है कि किसानों को रात 10 बजे बाद बिजली दी जाएगी। यानी इस जनवरी की सर्दी भरी रात में किसान को 10 बजे अपने खेत पर आना होगा और 5 घंटे तक लगातार ठंडे पानी में खड़े रहकर अपनी फसल को पानी पिलाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं बहता हुआ पानी, शायद इसको कोई दूसरा आदमी हाथ भी न लगाना चाहे क्योंकि इस वक्त इतना ठंडा पानी है, लेकिन ये किसान मजबूर हैं और इसी मजबूरी के चलते इन्हें हर रोज इसी तरीके से कई घंटे पानी में खड़ा रहना पड़ता है सर्दी के बीच में। किसान इस वक्त खड़े हैं हमारे साथ। कुछ देर पहले ये तमाम किसान अंधेरे को चीर कर प्रकट हुए थे, तो शायद कोई दूसरा आदमी तो डर जाए, लेकिन गांव के लोग जानते हैं कि इस वक्त किसान सड़कों पर क्यों निकलते हैं, हाथ में टॉर्च, ऊपर कंबल ओढ़कर, मफलर बांधकर अपने आप को सर्दी से बचाने का जुगत में। लेकिन मुश्किल ये है कि किसान सर्दी से बच ही नहीं पाता। तो आप देख सकते हैं ये किसान इस वक्त जो अभी अपने खेतों में पानी लगाकर लौटे हैं, पूरी तरह से भीगे हुए हैं। कपकपाती सर्दी में किस तरीके से ये काम करते हैं, आपका नाम बताइए। द्वारकालाल। द्वारकालाल जी, ये बताइए कितना खेत है आपका, कितनी जमीन? 11 बीघा जमीन है। 11 बीघा। और क्या बो रखा है आपने? गेहूँ भी है, कुछ सरसों भी है। तो ये बताइए, रात के टाइम पानी देने आते हैं, मैंने देखा आप सारे लोग आ रहे थे, क्यों आते हैं रात को, दिन में क्यों नहीं आते? दिन में लाइट ही नहीं आती। लाइट ना हो दिन में कभी भी नहीं आती? आती है, 2-3 घंटे ट्रिप मार के आती हूँ। पूरे दिन भर इतना बैठ के चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब पानी दे नहीं पाते आप? तो फिर कब आती हो? रात में आती है, रात में आना पड़ता है मुझे बस। अच्छा, अभी कितने बजे लाइट आई? मैंने देखा 10 बजे लाइट आई। ठीक है, फिर अब 5 बजे कटेगी लगभग। यानी खेत को सींचना है तो किसान को रात भर जागना होगा। ठंड से लड़ते हुए ठंडे पानी में खड़े रहना होगा। एक बीघा खेत को सींचने में द्वारकालाल की पूरी रात गुजर जाती है। उनके पास 11 बीघा खेत है, यानी उन्हें अपने पूरे खेत को सींचने के लिए हर रात ऐसे ही आना होगा, क्योंकि राजस्थान सरकार इस इलाके में सिंचाई के लिए सिर्फ रात में ही बिजली देती है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? कभी आप लोगों ने कहा कि बिजली 2 दिन? कहते हैं, हम ज्ञापन के माध्यम से कहते हैं, मगर ना सुनती नहीं सरकार, सुनती नहीं। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं, किसानों की ना सुने और दिन में लाइट दे, रात में न दे। मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाने वाले द्वारकालाल अकेले नहीं हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा जब राजस्थान के किसानों की समस्या की पड़ताल करने निकले तो उन्हें एक के बाद एक कई खेतों में यही हाल दिखा। खूब अंधेरे में अपने खेत में बैठे इस किसान को देखिए। टॉर्च की रोशनी में वो सिंचाई के लिए पाइप लगा रहा है। वक्त है रात की 1 बजे, लेकिन ये किसान अपने खेत को सींचते हुए पूरी तरह भीग चुका है। ऊपर से नीचे तक ये किसान पूरी तरह से भीगे हुए हैं। ये अपनी गेहूं की फसल पर इस वक्त पानी की पिलाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये किसान जो इतनी ठंड में, कड़ाके की सर्दी में अपने खेत में घुटनों घुटनों तक भरे पानी के बीच खड़े हैं, और जब इनको पाइप का मूवमेंट बदलना होता है तो कुछ इस तरीके से ये पाइप को उठाते हैं और दूसरे हिस्से में पानी लगाने जाते हैं। और ये सिलसिला 5-6 घंटे तक लगातार चलता है, यानी कि जब तक बिजली आती है तब तक किसान कुछ इसी तरह से पूरी रात अपने खेत में खड़ा रहता है, ठंड में भीगता हुआ, ठिठुरता हुआ। इन किसानों के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सत्ता की गर्मी में किसानों की सर्दी किसको दिखेगी? रात को ही पानी वानी क्यों देते हैं आप लोग? मजबूरी है किसान की कि रात्रि को
इस कड़ाके की सर्दी में सरकार को और ये बिजली विभाग को अभी पानी के लिए किसानों के लिए पेड़ नहीं देना चाहिए, पर मजबूरी है किसान की बेचारे की कि रात की 10 बजे लाइट देते हैं और इस कड़ाके की सर्दी में बेचारे मजबूर होकर ये खेत में खड़ा रहता है। किसानों को ठंड में तड़पाने वाला ये सिस्टम उनकी मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं चूकता। किसानों का आरोप है जब वो दिन में बिजली देने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं तो उनसे इसके लिए रिश्वत मांगी जाती है। कोई सुनवाई नहीं करता, यहाँ तक भी कि लोग परेशान हो गए कहते हैं तो इनके जो गिने चुने लोग हैं तो सभी किसान बता देंगे, इनसे पूछ लेना कि यहाँ जो कर्मचारी रहते हैं ना वह उनसे पैसे ले लेते हैं और दिन का किसी को दे देते हैं, रात को किसी देते हैं। भ्रष्टाचार का अंबार बना हुआ है यहाँ। भ्रष्टाचार और सरकारी बेरहमी के शिकार ये किसान सरकार से मदद की उम्मीद खो चुके हैं। तो तमाम किसानों की शिकायत ये है कि उन्हें सिर्फ 6 घंटे रात के वक्त बिजली दी जाती है। दिन के वक्त अगर बिजली आती है तो इतनी खराब क्वालिटी की उसमें काम ही नहीं हो पाता। खासतौर पर खेती में जो पानी चाहिए वो दिया ही नहीं जा सकता। और ये पूरे 12 जिले की कहानी है। इन लोगों का कहना है कि इतनी सर्दी में किसान को बीच खेत के खड़े सर्दी में ठिठुरते हुए देखना शायद सरकार को अच्छा लगता होगा। सिंचाई के लिए सिर्फ रात में बिजली सप्लाई की सरकारी जिद किस तरह किसानों पर कहर ढा रही है, उसके गवाह हैं ये मासूम चेहरे। इनमें से किसी की उम्र 5 साल है तो किसी की 7 साल। एक ही परिवार के इन 5 बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। इनकी आंखों में सवाल है कि मेरे पिता की मौत क्यों हुई। 31 साल के हरीशचंद्र धाकड़ के पास 9 बीघा खेत था जिसमें उन्होंने कलौंजी की फसल लगाई थी। इसी फसल को पानी देने वो खेत पर आए थे, पर सर्दी के सितम ने उनकी जान ले ली। किसानों का काम बेहद मुश्किल होता है। इस बात को समझा जा सकता है हर साल सर्दी के मौसम में, जब तेज सर्दी के बीच किसान को अपने खेत पर पानी देने जाना पड़ता है। राजस्थान के हाड़ौती इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली विभाग रात को बिजली उपलब्ध करवाता है। ऐसे में किसानों की मजबूरी होती है कि वो जाकर के कड़कड़ाती ठंड में अपने खेतों पर पानी पहुँचाते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं जौनपुरा गांव में। राजस्थान और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती ये गांव झालावाड़ जिले में आता है और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक किसान की ठंड से मौत हो गई। मैं इस वक्त किसान के घर के बाहर खड़ा हूँ और ये किसान परिवार के वो तमाम सदस्य हैं। इन 4 बच्चों को आप देख सकते हैं, चारों बच्चियां हैं। इन्हीं के पिता हरीशचंद्र सिंह महज 31 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा ली गई। हरीशचंद्र सिंह ठंड की वजह से जान गंवा बैठे। सुबह के वक्त वो अपने खेत में गए थे। भीषण सर्दी थी और जब वो पानी देने गए तो कड़कड़ाती ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाए। पोस्टमार्टम भी कराया गया जिसमें ये बात साफ हो गई कि उनकी मौत ठंड से हुई है। पीछे 5 बच्चियां अब छोड़कर गए हैं हरीशचंद्र सिंह। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके भाइयों पर है। उनके भाई भी इस वक्त है बाबूलाल जी, हम उनसे बात करेंगे। बाबूलाल जी बताएं, सर्दी बहुत पड़ रही है और क्या यही वजह थी कि हरीश जी की मौत हुई? जी। क्या हुआ था, आपको घटना बताएं। सर घटना तो क्या, जैसे मान लो कि सवेरे का फिटर है, 6 बजे लाइट आती है तो 6 बजे के लगभग 2-5-10 मिनट बाद वो पहुंच गया खेत पे, मोटर चला के हुए पानत कर रहा था। और जैसे मान लो अपनों को तो मान लो जो अपने खेत है वहाँ पे रास्ता आम रास्ता है तो वहाँ पे निकलने वाला किसी को नजर आया तो उसने देख के फिर अपनों को यहाँ पे गाँव में फ़ोन किया कि यार ये तो यहाँ खेत में पड़ा है। तो जैसे मान लो 2-4-5-7 आदमी यहाँ से पहुँचे तो खेत में पड़ा था। फिर उसको उठा के तप लगा उसको तपाया। तो मान लो अपनों को तो ऐसे ही महसूस होता कि हो सकता है यार कहीं ना कहीं अगर मान लो हो सकता है ख़त्म नहीं हुआ हो। तो जिसके बाद देख के और फिर और भी लोग वहाँ पे पहुँच गए गांव वाले, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ले चलो। तो फिर उसको उठा के बाइक पे मोटरसाइकिल पे बिठा के वो फिर हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने देख के बता दिया कि ये तो इसकी मौत हो चुकी है। अपने खेत को सींचते हुए एक किसान वहीं दम तोड़ देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सिर्फ सर्दियों के मौसम में किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली दी जाती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद सिस्टम सोया रहा। किसी ने इस किसान परिवार की सुध नहीं ली, ना कोई मदद ना कोई मुआवजा। इस बारे में हमने झालावाड़ के कलेक्टर से सवाल किया। जो ये घटना हुई वो हमारे संक्षिप्त में है। विदित ये है कि यहाँ राज्य सरकार द्वारा ही ये नियम तय कर रखा है। हम राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि भाई जिस तरह नरेगा का जो शीतकालीन और गर्मियों के समय अलग अलग प्रावधान होते हैं काम करने का, उसी तरह यहाँ भी यदि बदलाव किया जाए तो अच्छी बात है। बाकी रह गई मुआवजे की बात,
तो मुआवजे के प्रावधान के अनुसार उसमें हम एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि जो यहाँ मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा दिया जाता है वो लगभग एक्सीडेंट या दुर्घटना में दिया जाता है। तो इसमें हम एक बार चेक कर लेंगे कि यदि वो पात्रता रखते हैं तो हम लोग जरूर मुआवजा देंगे। पिछले 1 महीने में राजस्थान में रात के वक्त खेत को सींचते हुए 3 किसानों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद सरकार या प्रशासन ने बिजली सप्लाई के वक्त में बदलाव को लेकर कोई फैसला लेना जरूरी नहीं समझा। रात में खेत सींचते वक्त किसान सिर्फ सर्दी से ही नहीं लड़ते, बल्कि जानवरों और सांप बिच्छू का भी खतरा होता है। नंदलाल के बेटे नरेंद्र के लिए यह खतरा जानलेवा साबित हुआ। नरेंद्र को मतलब वो धान में पानी देने गया ना, जब वो कीड़े को ने खाया था पैर में, उसके बाद में उसके मतलब पुंछियाँ हो गई, पैरों में सूजन आ गया, मतलब भारी हो गए पैर भी, 5-5 किलो ऐसे मोटे मोटे हो गए। उसके बाद में वो 12 गया, 12 उसने दवाई गोली करी तो वो तो ख़त्म हो गया, पुंछियाँ भी ख़त्म होगी। उसके बाद में बीमारी चलती रही, मतलब बुखार आती रही, कमजोरी आती रही, काला पड़ गया शरीर, ऐसा होता रहा। फिर एक दिन मैंने कहा मैंने बेटा कैसे करा, मैंने कि कोटा बताओ, ऐसे बोले कि कोटा चल जाना। तो यहाँ से फिर वो की देखिए, उनको बाद में पोलियो कोई नहीं, तो मैंने 13 दिन तक वहाँ भर्ती रखा MBS में कोटा, 40,000 रुपये करीब खर्च हो बैठ गया, फिर भी बचने पाए। तो सिंचाई के लिए रात में बिजली देने का फैसला किस किस तरह से किसानों पर भारी पड़ रहा है, ये आपके सामने है। राजस्थान में ये हाल तब है जब वहाँ बिजली की कोई कमी नहीं, मतलब जितनी मांग है लगभग उतनी ही सप्लाई हो रही है। दावा किया जाता है शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है, तो फिर सारी कटौती किसानों के लिए क्यों है? कुछ जगह है प्लस शाहबाद, केलवाड़ा, किशनगंज, यहाँ पे हमारा सिस्टम अभी डेवलप नहीं है। जैसे कि नाहरगढ़ 132 के भी GSS बनना था, उसमें वन विभाग की आपत्तियाँ थी, तो वो GSS की लाइन खींच नहीं पाई थी, और वापस ट्रांसमिशन कंपनी ने परमिशन ले ली है वन विभाग से, और उसका काम भी चल रहा है। और दूसरा टेम्परेचर कम रहता है सर्दियों में, किसानों को देखते हुए सुविधा इस तरह करेंगे अपन, काम चल रहा है। जैसे हमारा सिस्टम अलाउ करेगा, हमारे पास पर्याप्त सिस्टम होगा, जैसे लाइन ओवरलोडेड चलती है, एक साथ दे नहीं पाते दिन में, तो पर्याप्त हमारे पास सिस्टम का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और फिर हम दिन में दे पाएंगे बिजली। यानी जब तक सिस्टम डेवलप नहीं होता तब तक राजस्थान के किसान इस सिस्टम के शिकार होते रहेंगे, सर्द रातों में अपनी जान को जोखिम में डालते रहेंगे, और सरकार इनकी तरफ से आंखें फेरकर दूसरे किसानों के लिए हमदर्दी का दिखावा करती रहेगी। और अब बात गाजियाबाद के मुरादनगर में 25 लोगों की जान लेने वाली भ्रष्टाचार की छत की करते हैं। शमशान घाट के गलियारे को बनाने में किस तरह सिस्टम में सौदेबाजी का खेल चला, उसकी परतें अब खुलने लगी हैं, और जो सच सामने आ रहा है वो ये है कि कमीशन खोरी के खेल में नीचे से ऊपर तक सब शामिल थे। तो गाजियाबाद के मुरादनगर में भ्रष्टाचार की छत के नीचे दबे 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या करप्शन के इस काले खेल में नीचे से ऊपर तक सब शामिल थे? ये सवाल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। ये वो चिट्ठी है जो 10 जुलाई 2020 यानी घटना के 6 महीने पहले मुरादनगर के नगर विकास परिषद को भेजी गई। इसी तरह जून के महीने में लिखा गया एक और पत्र भी सामने आया है। दावा है कि इन चिट्ठियों में मुरादनगर के शमशान घाट में बन रहे गलियारे में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। इन चिट्ठियों को लिखने वाले विजय पाल हितकारी ने एबीपी न्यूज को बताया कि अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाता तो 25 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, 10-1 का मसाला लग रहा है, पीली ईंट लग रही है। ये शिकायत मैंने की थी जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी ने कहा ठीक है जांच कराएंगे, परंतु आज तक जांच नहीं हुई। पहली
शिकायत मैंने जून माह में की थी, दूसरी शिकायत मैंने जुलाई में की थी और उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं और ये हादसा हो गया जिसमें 25 जान चली गई। इस मामले में अब तक आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी और अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पर सवाल तो ये है कि जब 6 महीने पहले बड़े अधिकारियों को घटिया निर्माण की जानकारी दी जा चुकी थी तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? अगर मैं कसूरवार हूँ मेरी जांच करा लो, अगर मैं कसूरवार तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दो, अगर मैं कसूरवार नहीं हूँ तो फिर जबरदस्ती तो मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती ना। जो लोग कसूरवार थे, जांच हुई, जांच में सभी के नाम आए, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, जांच में जो है जो दोषी पाए गए उन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, वो लोग जेल गए हैं। मुरादनगर नगर पालिका के अध्यक्ष विकास तेवतिया पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे हुआ। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने माना कि जब फंड रिलीज होता है तो सबसे बाद में उनके भी साइन होते हैं। ये एक जो दोषी व्यक्ति है उसका एक स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि जो उसने कहा हो सकता है, वो भी एक जांच का विषय है। तो सरकार जांच कर रही है, अगर इस तरीके से कोई इसमें दोषी है या इस तरीके से किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है रिश्वतबाजी का या किसी तरीके से भी किसी को लाभ पहुंचाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने इसकी मांग की। वहीं इस मामले में गिरफ्तार ठेकेदार अजय त्यागी ने घूस देने की बात कबूल ली है। 25 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे? कमीशन पूरी खेल है इसमें नहीं है। देखिए 22 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी कमीशन किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। पुलिस को दिए बयान में अजय ने कहा कि उसने अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान और जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल सिंह को 16 लाख रुपए दिए थे, यानी 55 लाख के टेंडर में 16 लाख की रिश्वत दी गई। सरकारी खजाने से अजय त्यागी को 42 लाख रुपए दिए जा चुके थे, मतलब घूस देने के बाद उसके पास 26 लाख रुपए बचे, जिसमें उसने निर्माण भी किया और मुनाफा भी कमाया। इसीलिए निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। 25 लोगों की जान जाने के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और मुरादनगर शमशान घाट के उन हिस्सों को सील कर दिया गया जो ठेकेदार अजय त्यागी ने बनवाया था। इसके साथ ही 5 सदस्यों की टीम को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये टीम डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।